बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे हेड्स ऑफ इनकम, और एक लफ्ज़ सम टाइम क्लासेस में मैं बोल रहा होता हूँ कि मदर ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, यानी जब भी हमने हेड्स ऑफ इनकम की बात को अप्रोप्रिएटली समझना है, वो पांचों, बेटा बस कर दें आप, वो पांचों पॉइंट समझने हैं, तो फिर सबसे अप्रोप्रिएट जगह जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकती है। हम क्योंकि ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 में लिखे हुए थे, सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसी चैप्टर में हमको कल वाली बात भी आ जाएगी दोबारा कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम क्योंकि दो हेड हम कंप्लीट कर चुके हैं, सैलरी हमने पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, हमने कहा था हर हेड में चार बातें पढ़नी। स्कोप, व्हाट इज इंक्लूडेड, डिडक्शन, अलाउड नॉट। अब अलाउड नॉट अलाउड पॉइंट नंबर 2 अभी तक हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, क्योंकि सैलरी के अंदर तो हमने एक उसूल पढ़ा था, नो डिडक्शन विल बी अलाउड। सैलरी कमाने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कहीं अलाउ नहीं हुए थे। कोई बंदा ये क्लेम करे कि यार मुझे तो ऑफिस पहुंचने में रोज़ाना का 1000 रुपया मेरा पेट्रोल लग रहा है और वो एम्प्लॉयर नहीं पे करता, तो हमने इस एक्सपेंस को कहीं माइनस नहीं किया, बल्कि सैलरी का उसूल क्या था, नो एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। हाँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें अलाउ कर दी थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हमें सही पता चलेगा कि यार अलाउड से क्या मुराद है और नॉट अलाउड से क्या मुराद है। और फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास था बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, रिसीट बेस पर टैक्स होगा या के अक्रूवल बेसिस पर होगा, और फिर था टैक्सेबिलिटी, एनटीआर में जाएगा या एफटीआर में जाएगा। आठों पॉइंट इस हेड में सारे समझ आ चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो वही आ गया, स्कोप वाली बात आ जाएगी, बिजनेस की डेफिनेशन आ गई, एन एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग अर्निंग या प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस इज आल्सो टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉ। लीगैलिटी नहीं देखनी लॉ ने, इनकम देखनी, ठीक है ना। किसी बंदे ने टारगेट किलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, और वहां से उसे प्रॉफिट हो रहा है कोई, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। वो कहते हैं भाई आप बंदे मार रहे हो, कहता है यार ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, वो देखेगी कि बंदे मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, हमारा काम है टैक्स कलेक्शन, ठीक है ना। कोई काम इलीगल हो गया, मसलन कोई एक रिटेलर है जिसके पास स्मगल्ड आइटम सेल हो रही है, अब स्मगलिंग इज अ इलीगल बिजनेस, तो क्या इस रिटेलर से टैक्स इसलिए ना लें कि ये स्मगल्ड चीज़ें बेच रहा है, नहीं, इनकम टैक्स वालों ने इनकम टैक्स लेना है। स्मगलिंग वाले मामलात, बाकी लीगैलिटी इलीगैलिटी वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, वो अपने मामलात को देखेंगे। अच्छा जरा बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशनल, वोकेशन, एडवेंचर, इनकम, एक बेसिक डेफिनेशन आ गई, सारा कुछ जाहिर है कंप्रिहेंसिव करके हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अगर कहीं जाहिर है टैक्स तो जो लोग लीगल बिजनेस कर रहे हैं वो भी नहीं देते ना, तो इलीगल को हम क्यों तो निशाना बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या ये बुनियाद मानी जा सकती है कि कहीं मेरे पास मेरी इनकम एफडीआर डिडक्ट कर ले और मैं कहूँ कि यार ये तो एक इलीगल बिजनेस था, ये तो टैक्स नहीं हो सकता, क्या ये वाला मौकफ पेश किया जा सकता है? तो इसका इस लाइन का ये मतलब है कि नहीं, ये मौकफ नहीं पेश किया जा सकता, ठीक है ना। यानी कोई जैसे करप्शन इलीगल है और बहुत सारी चीज़ें इलीगल हैं, तो हम कहें कि जनाब ये तो करप्शन की कमाई है, तो फिर आप इस पर मेरे से टैक्स कैसे मांग सकते हैं, ये तो लीगल ही नहीं है। नहीं, इनकम में हमने सिर्फ देखना है आपके पास इनकम है, वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, फिर आ गया जनाब सेक्शन 18, Following income of a person for a tax year shall be chargeable to tax under the head income from, excluding income covered under final tax regime. Final tax regime means जिसका अपना रेट आया हुआ होगा और उस पर हम कह रहे होंगे ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है,
ठीक है ना। वो कहता है फॉलोइंग इनकम, इसका मतलब है स्कोप डिस्कस हो रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस का स्कोप डिस्कस हो रहा है। नंबर 1, द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन अ, वो कह रहा है कोई भी कारोबार अगर किया जाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, एनी बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर, अगर वो आपका बिजनेस है, फुल टाइम आप वो काम कर रहे हैं, तो दैट विल बी टैक्स अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। Any income derived by a trade, professional or similar association from the sale of goods or provision of services to its member. कहते हैं जो कुछ प्रोफेशनल बॉडीज हैं और कुछ एसोसिएशन हैं। लाइक प्रोफेशनल बॉडीज में कौन आ सकता है, जैसे आईकैप इटसेल्फ आ सकता है, ठीक है ना, आईकैप की डेफिनेशन आ सकती है। एसोसिएशन में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फ्ला एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, वो टेक्सटाइल वालों की एसोसिएशन, शुगर वालों, वो सारी, यानी जो बॉडीज हैं, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, ये कौन सी है प्रोफेशनल बॉडीज जो अपने प्रोफेशन को रेगुलेट कर रही है। अब आईकैप प्रोफेशन को 3-4 तरीके से 5 तरीके से रेगुलेट कर रहा होगा। सबसे पहले आपको रेगुलेट कर रहा है, आपसे फीसिस लेता है, आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है, आपसे एग्जामिनेशन फीस लेता है, फिर मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेता है, फिर कुछ बुक सेल करता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं, वो सेल करता है। अब जो आईकैप की इनकम है, क्या आईकैप बिजनेस कर रहा है? इस डेफिनेशन के तहत यस, बिजनेस कर रहा है। एनी इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, कहां से? फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स। इसका मतलब है आईकैप को जो एंड में नेट प्रॉफिट आएगा वो इनकम टैक्स की नजर में प्रॉफिट है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट है, ठीक है ना। और कहां से ये इनकम कहां ट्रीट हो? इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट हो। क्लियर होगी बात जी? एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किराए पर कोई चीज दें, कोई शख्स जनरेटर किराए पर दे रहा है, कोई गाड़ी रेंट अ कार पे दे रहा है, कोई इवेंट हॉल रेंट पर दे रहा है, कोई हॉस्टल बना के रेंट पर दे रहा है, ठीक है ना। ये सारी रेंटल एग्जांपल हैं। वो कह रहे हैं हम सारी की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल थी उसको तो हम उठाकर ले गए थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, लैंड एंड बिल्डिंग उठाकर ले गए थे, बिकॉज वो क्या थी? इमूवेबल। इसीलिए उसका नाम रखा था इनकम फ्रॉम। तो वहां ये नहीं कहा था कि रेंटल इनकम, ये भी हो सकता था। हेड हम ऐसे डिजाइन करते, कोई भी चीज किराए पर देंगे तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। फिर जनरेटर का किराया भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है, फिर गाड़ी का किराया भी जाता है, फिर आप किसी गेमिंग जोन में चले जाते हैं, उनका इक्विपमेंट थोड़ी देर के लिए किराए पे ले लेते हैं और वहाँ गेम खेलना शुरू कर देते हैं, फिर वो भी वहीं जा रहा होता। लेकिन उन्होंने वहाँ ये कहा था कि नहीं, ओनली, बल्कि और भी इससे ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग उठाकर वहाँ लेकर गए थे, ठीक है ना। अब यहां हम लेकर आए हैं क्या चीजें? टेंजेबल मूवेबल। इसका मतलब है जनरेटर, रेंट अ कार और ये क्रॉकरी रेंट पर लेना और ये वाली सारी चीजें इसके अंदर कवर हो गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि मूवेबल भी हैं, टेंजेबल भी हैं। 3 बातें आ गई स्कोप में, 3 बातें आ गई। कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हैं, फिर अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन और ये प्रोफेशनल एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रही है, और दूसरी आ गई एनी इनकम फ्रॉम दी हायर ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा क्या? चौथी चीज आ गई द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट derived by a person in the course of or by virtue of past, present or prospective business relationship। सैलरी नुमा लैंग्वेज आइए, ठीक है ना। सैलरी के चैप्टर में इस तरह की बात पढ़ रहे थे। वो कह रहे एक बंदा जिसका कोई बिजनेस रिलेशन है, जैसे आबिद मार्केट में किसी शख्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके पास कोई बंदा आता है,
ये कंपनी ग्री वाले आ जाते हैं, फर्ज करें वो ग्री के अभी एसी सेल नहीं कर रहा या कर भी रहा है तो कोई फर्क नहीं, वो कहते हैं सर हम ना कंपनी की तरफ से एक ऑफर है, आपकी दुकान में हम 5 एसी इंस्टॉल करने लगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। कि जो 5 एसी की फेयर मार्केट वैल्यू है दैट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है ना, क्योंकि उनका करंट रिलेशन चल रहा है। अगर वो ग्री के एसी सेल कर रहे हैं तो फिर 5 एसी अगर हमें मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या कहलाएगी। अच्छा हम ग्री सेल नहीं कर रहे, ग्री वाले आए, हाँ कहा सर हम आपकी दुकान में 5 ग्री के एसी लगाना चाहते हैं, मैंने कहा हम तो ग्री सेल भी नहीं करते ना हमने करने हैं, कहते नहीं सर आप सेल करें ना करें, अब हम 5 एसी आपकी दुकान में लगाना चाहते हैं। क्यों लगा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशन, वो चाहते हैं फ्यूचर में आपसे बिजनेस रिलेशन कायम हो जाए, ठीक है ना। एक है आप पहले ग्री के एसी बेचते थे फिर आपने रखने बंद कर दिए, अब ग्री वाला बंदा आ गया, कहते सर आपकी दुकान में ना हमने 5 एसी लगाने हैं, अगर नहीं हमने आपसे बिजनेस बंद कर दिया, वो कहते नहीं ये तो हम इसलिए लगा रहे हैं, आपने पहले हमारे बहुत अच्छे एसी सेल किए थे, पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस, ठीक है ना। इसमें कोई अच्छा ये दुकान में लगाने ही जरूरी नहीं है, ये जैसे टारगेट सेल के अगेंस्ट जी 100 एसी बेचेंगे तो 10 एसी फ्री मिलेंगे, ठीक है ना। किसी भी तरह से अगर मुझे ये रिलेशन से बिजनेस रिलेशन से कोई चीज एसेट मिल रही है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क्स, और ये भी जरूरी नहीं कि ग्री वाले मुझे ग्री का एसी देंगे, नहीं कोई भी बेनिफिट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका बिजली का बिल आपकी दुकान का हम पे किया करेंगे, ये भी यही फॉल करेगा। बात समझ आ रही है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट derived by a person in the course of or by virtue of past, present or prospective business relation. The word benefit includes any benefit derived by way of waiver of profit on debt or debt itself under circular scheme issued by State Bank of Pakistan. एक इशू क्रिएट हो जाए, बाद दफा ये अब तो कुछ अर्से से नहीं हुआ जब से सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हो गया ना, वरना सारे सियासतदान पता कैसे मुल्क को लूट रहे थे, इनकी हुकूमत आती थी, ये आके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्योंकि उतना इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, गवर्नमेंट के ही अंडर काम कर रहा होता है, ये आकर क्या करते थे, स्टेट बैंक की कोई एक ऐसी स्कीम निकाल देते थे जिसमें जो डिफॉल्ट करने वाली कंपनीज होती थी ना उनका या इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते थे, इवन बाद दफा प्रिंसिपल भी वेव ऑफ कर देते थे। ठीक है ना, कि जनाब जिस कंपनी ने अगर इतने से ज़्यादा उसका डिफ़ॉल्ट हुआ है और अब वो कंपनी दोबारा जो है वो बिज़नेस शुरू करना चाहती है तो जनाब हम उनको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, और इसे हम नारा लगाया करते थे जी हम रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी कर रहे हैं। जैसे कल भी कही मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जनाब अगर हुकूमत हमारी आ गई, अच्छा वो भी अगर लगा की बात कर रहे हैं जैसे अवाम पागल है, ठीक है ना, अगर हुकूमत हमारी आ गई तो हम आकर एक स्कीम लाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि जनाब जो भी बंदा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे उससे सोर्स नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, यानी जिन्होंने पैसे कमाए शुमाए हुए हैं वो उसे वाइट कर लें, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो ये इस तरह से भी, अब यहाँ इनकम टैक्स ने क्या किया, एक छोटा सा अच्छा काम किया, उन्होंने कहा यार ये देखो स्टेट बैंक और ये तो हम नहीं रोक सकते ना, उन्होंने कहा चलो हम इतना तो कर सकते हैं, अगर एक कंपनी को 10 मिलियन इंटरेस्ट माफ हो गया, 1 करोड़ स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट लेना था वो उसका माफ कर दिया, तो हम ये 1 करोड़ उसकी इनकम तस्वुर कर लेंगे, तो कम से कम अगर कंपनी है तो 30% टैक्स आ जाएगा गवर्नमेंट, ये बात। The word benefit include any benefit derived by way of waiver of profit on debt means interest or debt itself means principal. किस स्कीम से, स्कीम इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ, तो हम उस अमाउंट को कम से कम इनकम तस्वुर कर लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, एनी मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। जनरल ज़िया साहब की जब हुकूमत आई ना तो उन्हें थोड़ा सा इस्लामाइजेशन की तरफ उन्होंने एक नारा लगा रखा था, वैसा सही जैसा आजकल के सियासतदान लगाते हैं ना,
यानी करना कुछ नहीं है, बस पागल बनाना है वहाँ, ठीक है ना। तो खान साहब तो कहा करते थे ना कि मैं साइकिल पे आया करूंगा एज प्राइम मिनिस्टर। जनरल साहब आ गए थे साइकिल पे, जनरल साहब आते थे साइकिल पे ऑफिस में। तो इन्होंने भी इस तरह की बड़ी सारी ड्रामे किए हुए थे कि ये होगा ये होगा। उसमें से एक ड्रामा ये भी था क्या जी कि हमने इकोनॉमी को थोड़ा इस्लामाइजेशन की तरफ जाना है तो मुदारबाज बना दिए थे, ये इस्लामिक उसके ऊपर बनते थे, ठीक है ना, मुदारबा मुशारका और वो वाली बातें। अब मुदारबा कंपनी को चलाने के लिए जो लोग आएंगे वो कहलाते थे मुदारबा मैनेजमेंट। यानी आप लोगों ने एक कंपनी बना ली है, अब आपको चाहिए मैनेजमेंट। तो हमने कहा जनाब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम आपकी कंपनी मैनेज कर देते हैं, हम 10% ऑफ द रेवेन्यू लेंगे, हम आपको कंपनी मैनेज कर देते हैं। अब आपकी तो कंपनी, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहे आप भी बिजनेस, मैनेजमेंट फी डिराइव बाय मैनेजमेंट कंपनी, ये भी क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट where person business is to derive such income, in other cases it will be chargeable tax under the head income from। वो कहता है अच्छा ये डेट पर ना हमने और तफसील से एक और जगह पर भी डिटेल आएगी, लेकिन यहाँ बिजनेस में जो डेट आ रहा है वो कह रहे दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि जिनका बिजनेस ही प्रॉफिट ऑन डेट कमाना है, जैसे बैंक का सोल बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट अर्न करना। डेट बैंक हो गया, लीजिंग कंपनी हो गया, और इस तरह के जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनका मेन मकसद क्या है, इंटरेस्ट अर्न करना। वो कहते हैं सब की इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, ठीक है ना। एक बंदा मेरे पास आ गया, किसी एक्स बंदे के पास आ गया, उसने कहा मुझे लोन चाहिए। आपने कहा लोन तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन भाई तो पैसे बैंक में रखे हुए, बैंक मुझे 12% इंटरेस्ट दे रहा है, तुम्हें दे दूंगा तो मेरा घर वहाँ से चल रहा है आजकल, कहता है नहीं आप मुझे लोन दे दो, मैं भी आपको 12% दे दूंगा। मेरा बिजनेस डेट पर फाइनेंस प्रोवाइड करना नहीं है, एक खास सर्कमस्टांसिस में मैंने डेट प्रोवाइड करके थोड़ा सा इंटरेस्ट कमा लिया है, मेरी इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मैं एग्जांपल रिपीट भी करता हूँ, एक और एग्जांपल भी देता हूँ। निशात मिल लिमिटेड इज अ कंपनी, इसने डिबेंचर इशू कर दिया कि जनाब हमारा एक डिबेंचर है 5,000 रुपए का, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 ईयर। अब ये अखबार में इश्तार आ गया, कोई डिबेंचर आपने खरीद लिए, इसने खरीद लिए, उसने खरीद लिए, क्या आपका बिजनेस ही इंटरेस्ट से पैसे कमाना है, नो। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है तो यही डिबेंचर अगर बैंक खरीद ले तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, यही बात यहाँ लिखी है। प्रॉफिट ऑन डेट वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू ड्राइव सच इनकम, उसका बिजनेस ही यही है, फॉर एग्जाम्पल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन अदर केसेस इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है ना। अच्छा जी, लीज रेंटल डिराइव्ड बाय अ शेड्यूल्ड बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी, ये वो सारे इदारों के नाम लिखे हैं जिन्हें लीगली लीजिंग का बिजनेस पाकिस्तान में करना अलाउड है। इन कंपनीज को जो रेंटल मिलेंगे, किस्त मिलेगी, दैट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी, इनको लीगली अलाउड है, इनके पास लाइसेंस है स्टेट बैंक के अंडर। एनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ म्यूचुअल फंड or a private equity and venture capital fund out of its income from profit on that to a banking company or a non-banking financial company shall be chargeable to tax under that income from business and not under that income from, वो कह रहे हैं any distribution by a mutual fund, वो जो हमने इस्लामिक फाइनेंस पे बनाया था ना म्यूचुअल फंड। अब क्या किया हमने, एक म्यूचुअल फंड बनाया और उस म्यूचुअल फंड के शेयर खरीद लिए, फर्ज किया एमसीबी बैंक।
एमसीबी बैंक एक लिस्टेड कंपनी है, ये किसी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब ये एक म्यूचुअल फंड था, इसे फर्ज कर लें 10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, इसमें से 30% शेयर होल्डिंग एमसीबी की थी। इस प्रॉफिट का 30% मीन्स 3 मिलियन जो है प्रॉफिट आ गया किसके पास? एमसीबी बैंक के पास। वो कहता है इसका क्या स्टेटस है? वो कहता है इसका स्टेटस इनकम फ्रॉम बिजनेस का स्टेटस है। और अगर इसी म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और 1 मिलियन मुझे आ गया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी फिर बैंक को यही सोचा कि यार इसका तो मेन काम ही इंटरेस्ट कमाना है, तो ये अगर ऐसे भी इंटरेस्ट इनडायरेक्ट भी इसके पास पहुंचेगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही रहेगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस का टैक्स रेट हाई है, इस वजह से इसे पकड़ पकड़ के हम उधर लेकर जा रहे हैं। एनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड और प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड आउट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट टू अ बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फिर ये क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कहलाएगा। 8 बातें हो गई जी। यानी असल में क्या कहा जा रहा है, समझाने की बात ऐसे समझें, बैंक वाले बंदे ने ऐसे समझे, जो बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इंटरेस्ट डायरेक्ट कमाए, पिछले वाला पॉइंट कह रहा था, वो पॉइंट नंबर 6 कह रहा था, ये कहाँ जाएगा? बिजनेस इनकम। इन्होंने कहा यार नहीं, हम ऐसा करते हैं इनडायरेक्ट इंटरेस्ट कमाते हैं। इन्होंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जो खुद इंटरेस्ट कमा रहा है, और इंटरेस्ट वाली इनकम में से इंटरेस्ट बैंक तक पहुंचा है, इनडायरेक्ट पहुंचा है। ये कह रहा है ये फिर भी बिजनेस इनकम ही रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं चली। बात समझ आई? पर्सन तो पहले है ना, पर्सन का तो बिजनेस नहीं है ना, ये पर्सन का तो पहले भी हमने, पर्सन का तो पॉइंट नंबर 6 ने भी कहा था, इन अदर केसेस इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका तो डायरेक्ट वाला भी अदर सोर्स है, तो इनडायरेक्ट वाला तो रहेगा ही अदर सोर्स। ये 8 बातें उस वक्त लिखने की जरूरत पड़ सकती है जब एग्जामिनर हमारे से ये सवाल पूछ रहा होगा, व्हाट टाइप ऑफ इनकम्स आर चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। स्कोप, ठीक होगी बात? सेक्शन 80, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ बिजनेस इनकम। नंबर 1 और रेजिडेंट। अब यहाँ जनरल बातें लिखी हुई हैं, ये वही बातें हैं जो चैप्टर 4 में इधर उधर हमने कहा था ना कि ये इंट्रो का चैप्टर है, हम इसको स्किप करके जा रहे हैं, अपनी अप्रोप्रिएट जगह पर सारी बातें 1 by 1 डिटेल में आ चुकी होंगी। A resident person is taxed on his worldwide business income, whereas non-resident person is liable to tax in respect of his income to extent his Pakistan source। अब ये बात हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि जो रेजिडेंट है उसने ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना है, और जो नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करना है। इनकम में बी रिकॉर्डेड यूजिंग द कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो कहते हैं अगर कोई बंदा है ना, उसकी मर्जी है, वो अपने अकाउंट कैश बेसिस पर बना ले या अक्रूवल पर बना ले। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अभी पूरी बात नहीं हुई। कंपनीज आर हाउएवर रिक्वायर्ड टू फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इट्स, कंपनीज आर बाउंड टू अडॉप्ट अक्रूवल सिस्टम। कौन सी इनकम के लिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए। सैलरी के लिए उसने अलग बताया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए उसने अलग बताया था। हर हेड में एक सवाल था ना कि भाई कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी हमने पॉइंट नंबर कौन सा है हमारा, वो पॉइंट नंबर 3, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, ठीक है ना, रिसीट बेसिस या अक्रूवल बेसिस। तो कह रहा है कि यार इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने चॉइस दे दी है कि जो मर्जी कर, लेकिन कंपनी ने अक्रूवल बेसिस ही कर, ठीक है ना, लेकिन कंपनी ने अक्रूवल बेसिस ही कर।
Expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of the business is generally allowable in tax year, except for certain specific provision of law, which are discussed later. वो कह रहा है वही कौन से एक्सपेंस अलाउ हैं कौन से अलाउ नहीं है, वो कह रहा है सबर करो भी ये सारी बात समझ आने वाली. Profit which are taxed under section 18 are real profit and not notional profit. नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या है? आप अकाउंटेंट बहुत सारी चीजों को नोशनल बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. कहते यार ये नोशनल बेसिस क्या होती है? कहते यार वो जो अंसारी साहब पढ़ा रहे थे ना, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, वो कहते इट्स अ नोशनल प्रॉफिट. हुआ थोड़े है ये, तो आपने रीवैल्यू करके अज्यूम कर लिया है कि ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया हैं. ठीक है ना, कच्ची कुची पक्की कुची चल रही है. अच्छा जी, शुक्र है कच्चा पापड़ पका पापड़ निकाल. अच्छा जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Therefore, gain arising from revaluation या impairment of fixed asset, ये टैक्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है. हम तो एक्चुअल बैड डेट राइट ऑफ होंगे तो फिर आगे चलेंगे, यहाँ सीखेंगे बैड डेट भी दोबारा पढ़ेंगे. अकाउंटिंग की नज़र से नहीं, वो तो पढ़ लिया हमने. टैक्स की नज़र से बैड डेट दोबारा पढ़ेंगे, टैक्स की नज़र से डेप्रिसिएशन दोबारा पढ़ेंगे. जो कुछ आपने वहाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है वो अब हमने टैक्स की नज़र से पढ़ना है. ठीक है ना. इसीलिए आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जो टैक्स का पेपर है, बहुत दफ़ा कॉलेजेस अपने स्टाइल में ही बात कर देते हैं ना, टैक्स का पेपर पढ़ने की जो अप्रोप्रिएट प्लेस है वो या तो आप उस अटेम्प्ट में FR1 पढ़ रहे हो या पहले FR1 पढ़ चुके हैं. वो जो कुछ कॉलेज समटाइम क्रैश बैच में टैक्स पढ़ाना की कोशिश करते हैं कि यार FR1 छोड़ दें टैक्स पढ़ लें, तो वहाँ सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि यार ये नॉलेज हम कंट्रास्ट में पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग के कंट्रास्ट में पढ़ना है. अगर अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ी तो फिर क्या पढ़ना है? फिर तो आप हवा में बातें पढ़नी शुरू करने लगे. तो आप सब बच्चे या FR1 पढ़ चुके हैं या इस अटेम्प्ट में FR1 पढ़ रहे हैं, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको अच्छे से समझ आएगी. बात रहेगी. अच्छा, प्रॉफिट कैन अराइज ओनली आउट ऑफ ट्रेडिंग रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसिवली मेड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. आपने कभी अकाउंटिंग में एक लफ्ज पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट. वो कहते हैं यार हम रेवेन्यू रिसीट्स को टैक्स कर रहे हैं. रेवेन्यू रिसीट्स मींस रिकरिंग इन नेचर की रिसीट्स, डे टू डे रिकरिंग इन नेचर. और कैपिटल रिसीट्स मीन वन ऑफ, मसलन मैंने बिल्डिंग बेच दी है, मैंने बिजनेस ही बेच दिया है, ठीक है ना, मैंने कोई फिक्स एसेट बेच दिया है, तो ये तो कैपिटल रिसीट्स हैं. वो कह रहा है कि ये वाले हम टैक्स नहीं लगा रहे. फिर कहते हैं यार इतने ही अच्छे नहीं हैं हम, जरा ख्याल करना, अनलेस एक्सप्रेसिवली मेड टैक्सेबल. तो हमें कुछ इसकी एग्जांपल नजर आएंगी कि कुछ हम कैपिटल रिसीट्स को टैक्स करेंगे, लेकिन जब ही करेंगे जब कोई सेक्शन कहेगा. और जनरल उसूल ये हो गया कि नहीं नहीं, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो टैक्स होने जा रही हैं, कैपिटल रिसीट्स टैक्स होने नहीं जा रही. These profit and gain of the business are chargeable to tax, which are carried on by taxpayer at any time during a. However, following receipts are taxable even if taxpayer does not carry on business during a tax year. ये दो तीन बातें हैं. यहाँ भी हम इन्हें पार्क कर रहे हैं, लिखी इसलिए है कि जब पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ना है, लेकिन आगे ये सारी बातें वन बाई वन हमने समझनी है इसी चैप्टर के अंदर. तो अभी हम इनको चार बातों को, पांच बातों को यहाँ पढ़ नहीं रहे. स्पेकुलेटिव बिजनेस है. स्पेकुलेटिव बिजनेस को आसानी से डिफाइन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आज तक आपके जहन में जो भी खाका बिजनेस का है वो नॉन स्पेकुलेटिव का है. ठीक है ना. आप कोई भी बिजनेस सोच रहे हैं, स्कूल खोल लेते हैं, फार्मेसी बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, शॉर्मा की शॉप लगा लेते हैं, फला कर,
जो भी आप सोच रहे हैं ये सब क्या है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते किसको हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस इज डिफाइंड इन सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 of the ordinance in the following manner. Speculative business means any business in which a contract for the purchase and sale of any commodity is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity. मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं आप कोई चीज खरीद रहे हैं, कभी हमने बिजनेस लॉ में भी इसकी एग्जांपल दी थी, ठीक है ना, वेजरिंग एग्रीमेंट जिसको हम कहते थे, ठीक है ना। अब दो तरह के लोग हैं, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक आमतौर पे ना कमोडिटी मार्केट में ऐसा होता है, मसलन कुछ लोग क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, कोई शख्स गोल्ड परचेज कर रहा है, कोई सिल्वर परचेज कर रहा है। दुनिया की हर कमोडिटी ट्रेड हो रही है कमोडिटी मार्केट में। मसलन आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में की कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। क्रूड ऑयल मीन्स खाम तेल, खाम तेल मीन जब एक्सट्रैक्शन की है रिफाइनरी ने तो जिस हालत में वो निकला है वो तो आपके मेरे किसी काम का नहीं है। हमने खरीद लिया, पहली बात वो ऑयल खरीदा है जो हमारे काम का ही नहीं है। फिर कहाँ खरीदा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। अब उन्होंने कहा भाई पैसे दे दिया, मेरा ऑयल घर भेज दो। वो कहते हैं दिमाग खराब वो कहते हैं यार हमने तो आपसे जब फॉर्म एग्री किया था ना, वही लिखा हुआ था कि ये नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको चीज नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे क्या मिलेगा? कहते प्राइस मिली आपको। मतलब मैंने आज $90 पर बैरल पर खरीदा है और मुझे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 4 महीने मिले हैं। विद इन 4 मंथ मैंने आज बाय किया है, विद इन 4 मंथ मुझे हर हालत में इसे सेल करना है, चाहे अगले 30 सेकंड में सेल कर दूं, ठीक है ना। मैंने हर बाई की ट्रांजैक्शन को हर सेल की ट्रांजैक्शन से क्लोज करना है। थोड़ी देर बाद ही या थोड़े दिन बाद ये $95 का पर बैरल हो गया, मैंने कहा मेरा क्रूड ऑयल बेच दो, मुझे $5 का फायदा हो गया, मेरे अकाउंट में बेनिफिट आ गया $5 का। या लॉस आएगा या बेनिफिट आएगा, या लॉस आएगा या बेनिफिट आएगा। मैं चाहूं भी तो मुझे क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा। बाई एग्रीमेंट डिसाइडेड है कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन डिलीवरेबल है। ये जो गेन हो रहा है इसको हम कह रहे हैं स्पेकुलेटिव गेन है। बात समझ आई? स्पेकुलेटिव बिजनेस का एक फायदा है, जो रियल बिजनेस है ना, ये जिसको हम यहाँ क्या कहेंगे, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है ना। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में एक प्रॉब्लम है, उसमें चीज पहले खरीदनी पड़ती है अगर आप बेचना चाहते हो। मतलब मेरे पास डिफेंस में प्लॉट ही नहीं है, मैंने कहा आजकल कीमतें बड़ी हुई हैं तो मैं बेच देता हूँ। कहता यार पहले ना प्लॉट बेचने से पहले दिमाग का इलाज कराओ। जब प्लॉट ही नहीं है तो बेचना क्या है, ठीक है ना। तो स्पेकुलेटिव में कोई मसला नहीं है। मेरे पास क्रूड ऑयल है ही नहीं, मुझे आज कोई इंटरनेशनली एक मूव नजर आई है और मुझे पता चला यार ये क्रूड ऑयल तो बड़ा नीचे चला जाएगा, तो मैं पहले सेल कर दूं, कोई बात नहीं, आज $90 का मैं पहले सेल कर दूं। अगेन मुझे 4 मंथ मिले हैं, अगर सेल किया है तो मुझे 4 मंथ के अंदर अंदर बाय करना है। फर्ज किया मुझे मेरी स्पेकुलेशन, मेरी र्यूमर, मेरी कैलकुलेशन ठीक साबित हुई, कुछ ही दिनों के बाद ये क्रूड ऑयल $60 पे आ गया तो मैंने बाय कर लिया, तो मुझे $30 का स्पेकुलेटिव गेन अराइज हो गया। यू कैन बाय, यू कैन सेल, क्योंकि चीज तो है ही कोई नहीं ना, इसीलिए तो इसे हम जुआ कह रहे थे, इसीलिए वेजरिंग कह रहे थे। इस्लाम तो अलाउ ही नहीं करता ना आपको ये ट्रांजैक्शन। इस्लाम तो कहता है कि जब तक चीज एग्जिस्ट ना आ जाए आप सेल नहीं कर सकते। इवन फ्यूचर में आप अपना फसल भी नहीं बेच सकते। मतलब आजकल एक शख्स के पास है आम के बागात लगे हुए हैं, एक शख्स उसके पास आता है और कहता है यार भाई अगली फसल के आम आप मुझे बेच दो। इस्लाम मना कर रहा है कि नहीं, जब तक आम फ्रूट्स जो है वो दरख्त पर ना लग जाएं आप उससे पहले नहीं सेल कर सकते। तो ये तो बहुत ही अगली कोई बात हो रही है, ठीक है ना। तो
लेकिन बहरहाल ये एक बिजनेस है और ये एक फाइनेंस का बड़ा ज़बरदस्त ट्रांजैक्शन है, हमारा रिलीजन इसे अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन कभी आप एमएफए के अंदर पढ़ेंगे कि यार इस ट्रांजैक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस के रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, वो एक अलग कहानी है। फिलहाल हम कह रहे हैं व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस means any business in which a contract for the purchase and sale of any commodity is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of commodity। पहले यहाँ तक हमने डेफिनेशन कर ली। कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें आप उस चीज को एक्चुअली बाय और सेल तो करें लेकिन एक्चुअल डिलीवरी ना हो रही है, ये कोई भी चीज हो सकती है दुनिया में, और कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा हो कि आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं मिलनी है। ये अलग अलग मार्केट्स हैं, डिलीवरेबल मार्केट्स अलग है, नॉन डिलीवरेबल मार्केट्स अलग। नॉन डिलीवरेबल मार्केट में आपने एक चीज खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, ये जो गेन आ रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पेकुलेटिव गेन। और यही हम अब अगली बात करने लगे हैं कि यार आज के बाद वो जो हम कह रहे थे ना 5 हेड ऑफ इनकम है, वो 6 हो गया समय पे, क्योंकि बिजनेस को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। स्पेकुलेटिव बिजनेस का हिसाब अलग रखेंगे और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का हिसाब अलग रखेंगे, और स्पेकुलेटिव बिजनेस को हमेशा ही शक की नजर से ही देखेंगे। पूरे बिजनेस लॉ में, पूरे टैक्स लॉ में हम इस बिजनेस को शक की नजर से देखेंगे कि यार ये कौन सा बिजनेस हुआ। इसलिए हमने कहा यार इसे नॉन स्पेकुलेटिव से अलग कर दें, इसका हिसाब किताब अलग रखना है, इसका लॉस होगा तो अलग से ट्रीट करेंगे, इसकी सारी बातों को अलग रखेंगे। और यही बात कल भी पढ़ रहे थे कि अगर कोई फॉरेन स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो उसे भी अलग अलग रखेंगे। ठीक होगी बात जी। फिर वो कहते हैं यार एक बात है, एक चीज ऐसी है जो कि है तो स्पेकुलेटिव लेकिन हम उसे स्पेकुलेटिव नहीं कहेंगे, बट does not include a business in which, पढ़ते बाद में है, पहले यहां से समझते। एक शख्स जो है वो राइस एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान से, लेट्स अज्यूम, ठीक है ना, राइस नहीं, राइस। अब मैं उर्दू में बोलूंगा तो फिर मसला वहीं रहेगा कि चावल एक्सपोर्ट करता है, आप कहोगे सर चावल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, इसलिए इंग्लिश में ही रह जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो राइस एक्सपोर्ट करता है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, फर्ज किया 1 लाख केजी राइस एक्सपोर्ट करने हैं यूएई में। लेकिन जिस बंदे ने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कहा देखो भाई मैं तुम्हें विदिन 1 ईयर, बेटा खामोश हो जाए, विदिन 1 ईयर जो डेट दूंगा अपने उस वक्त मुझे ये राइस भेजने हैं इन 4 इंस्टॉलमेंट। हो सकता है इक्वल मंगा रहा हूँ, हो सकता है कम ज्यादा मंगवा रहा हूँ। और आज आपका रेट तय हो गया, फर्ज किया पर बैग, आप मार्केट में गए, आपने अपना बिजनेस देखने के लिए आपने मार्केट से पता किया तो आपको 15,000 रुपये का बैग जो है ना मार्केट में मिल रहा है, और ये बंदा आपसे 25,000 रुपये पर बैग पर यूएई में मांग रहा है। आपने देखा यार इट्स अ गुड डील, ये इसमें बिजनेस सेंस नजर आ रही है, आपने सोचा ओके ठीक हो गया। लेकिन साथ ही एक प्रॉब्लम आ गया, आपने कहा राइस की प्राइस तो मूव होती रहती है, ये ना हो जब ये मुझे कहे कि जी भेज दो राइस तो उस वक्त पाकिस्तान में 25,000 का मिल रहा हो तो मैं तो फंस जाऊंगा। अब इसके पास 2 ऑप्शन है बड़ी। एक ऑप्शन नंबर 1 है कि ये क्या करे, आज ही जाके 1 लाख केजी राइस खरीद ले, क्योंकि आज तो अवेलेबल है 15,000 रुपये, ठीक है ना। लेकिन साथ ही एक हैसल आ गई है, इसे 1 लाख केजी राइस रखने की जगह भी चाहिए, फिर राइस को कोई ख़राब ना हो जाए, फुला ना हो जाए, दिमाग ना हो जाए, सारा बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व हो गया, फंड भी आज एडवांस में इन्वेस्ट करने पड़ गए, ठीक है ना। एक ऑप्शन ये है, इस्लामिक भी है, आज ही खरीद ले जाके।
एक दूसरी ऑप्शन है इसके पास, ये क्या करे, राइस की कमोडिटी मार्केट में चला जाए और वहां से 1,00,000 केजी राइस बाय कर ले। कौन से वाले? नॉन डिलीवरी। वही 1,00,000 केजी इसने राइस खरीद लिए। नॉर्मली हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, सेम ही रेट था आज 15,000 पर बैग। इसने 1,00,000 बैग खरीद लिए जनाब। लेकिन फायदा क्या हुआ? स्टोर नहीं चाहिए, कहीं रखने की नहीं चाहिए, राइस तो है ही नहीं, है तो नाम ही लगा हुआ खाली राइस का। एक बात। एक और बड़ी बात, यहाँ अगर ये 1,00,000 केजी राइस खरीद रहा है ना, तो इसे सारे पैसे भी आज ही देने पड़ेंगे। ये जो कमोडिटी मार्केट होती है ना, इसमें हम कहते हैं मार्जिनल ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? मार्जिनल ट्रेडिंग। मार्जिनल ट्रेडिंग का मतलब होता है आप अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराओ, यहाँ सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है। मतलब मैंने जाके ना, थोड़ा मेरे ताल्लुक तो होंगे ना, दायरे पहले से मैं वहाँ काम करता हूँ, वो लोग मुझे जानते हों। मैंने उन्हें कहा यार ये 1,00,000 रुपया रखो और मेरे 1 करोड़ रुपए के राइस खरीद दो, तो खरीद देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो राइस जैसे ही मैं खरीदूंगा, मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपया पड़ा है, वो सॉफ्टवेयर हर वक्त मेरा लॉस कैलकुलेट कर रहा है। जैसे ही, अब दो बातें ना, एक है मैंने खरीदे हैं और मार्केट मेरी फेवर में ही मूव कर रही है, तो मैंने पैसा 1,00,000 दिया हुआ है और रिटर्न में करोड़ का कमा रहा हूँ। हमेशा ही जुए में नशा तो होता है ना, थोड़ा सा जरा थ्रिल तो होती है ना, तो ये वही थ्रिल यहाँ भी है। इसमें सारे जुए वाले एस्पेक्ट मौजूद हैं कि भाई 1,00,000 रुपए से आप 1 करोड़ का 1 करोड़ क्या 10 करोड़ का भी कारोबार कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी गुडविल है वहाँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम, वो जो है ना मार्केट, उसका सॉफ्टवेयर अगर एडवर्स मूव करना शुरू किया, तो जैसे ही आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया का लॉस होगा, वो आपके सौदे को बेच के कैंसिल कर देगा उस वक्त, क्योंकि उसने अपना रिस्क कवर करना है ना। और अगर फेवर में मूव होना शुरू हुआ, तो फिर तो परवाह कोई नहीं है। फिर तो आपको जनाब लाख लगा के पता चलेगा, वो क्या नाम है उसका, शाहिद क्या है वो, शाहिद अनवर, ठीक है ना? नहीं, बस गरीबों तक ही, आगे नहीं, ठीक है ना? तो फिर अगर फेवर में मूव कर रहा है तो फिर तो मसला कोई नहीं है। दूसरा फायदा, इधर 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 हैसल आ रही है, कौन सी? स्टोरेज, सारा कुछ रिस्क, चावलों को वो हो गया, खराब हो गए, वो लग गया, ठीक है ना, सारे रिस्क आप ले रहे, पैसे भी चाहिए, इधर कुछ नहीं चाहिए। आपने जाकर राइस कमोडिटी मार्केट में खरीद लिया। अब जरा सुने, एक बंदा था जिसका चावल से लेना देना कोई नहीं है, उसका कोई फॉरेन ऑर्डर नहीं है, उसने चावल इसलिए खरीदे हैं कि फेवर में मूव करेगा तो बेचूंगा तो गेन आ जाएगा, ठीक है ना? ये कौन सी इनकम कमा रहा है? स्पेकुलेटिव। यही तो पढ़कर आए ऊपर। एक बंदा है जो स्पेकुलेटिव गेन नहीं कमाना चाहता, इसके पास रियल ऑर्डर आया हुआ है, दुबई वाला। इसको डर लगा हुआ है कि यार जब वो बंदा मेरे से ये चावल मांगेगा, अगर प्राइस ज्यादा हो गई तो मुसीबत पड़ जाएगी। इसने क्या किया, ये इस मार्केट में चला गया, इसने राइस खरीद ली, ठीक है, बाय कर लिए 15,000 पे। फर्ज किया राइस की कीमत बढ़ के 20,000 हो गई, उधर से दुबई से फोन आ गया कि जनाब राइस भेज दो। अब बजाहिर इसने तो सोचा था 10,000 पर बैग मुझे बचेगा, अब 5,000 बच रहा है बजाहिर, क्योंकि बैग कितने का हो गया? 20,000 का, और बेचना कितने का है? 25,000 का। वो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ये इधर वाले राइस बेचेगा। इसने 15 के खरीदे हैं, ये भी तो 20 के बिकेंगे। इसे 5,000 यहाँ से गेन आएगा, 5,000 यहाँ से गेन आएगा, इसका गेन 10,000 पे फिक्स हो गया। मैं बताता हूँ जरा तवज्जो से। अगर एक शख्स के पास एक्चुअल ऑर्डर है और ये उसी डेट पर कमोडिटी मार्केट में जाकर खरीद लेता है, तो अब ये इंडिपेंडेंट हो गया। राइस की प्राइस में जो मर्जी चेंज आती रहे, इसे हर सूरत 10,000 ही बचेंगे, ना ज्यादा बचेंगे ना कम बचेंगे। मसला जैसे अभी हमने कहा राइस थोड़ा सा बढ़ गया,
राइस और बढ़ गया, राइस हो गया 30,000 रुपये, बेचना है 25,000 रुपये का, 5,000 का लॉस, लेकिन इधर 15,000 का गेन, क्योंकि इसने 15 का खरीदा था, 30 का बिक रहा है, तो 5 का लॉस ये, 15 का लॉस वो, फिर 10,000 पे वापस आ गया। ये इंडिपेंडेंट हो गया है राइस की प्राइस मूवमेंट से। हाँ, एक नुकसान हो गया, क्योंकि रिस्क का मतलब होता है पॉजिटिव साइड भी, इसका रिस्क खत्म हो गया, पॉजिटिव साइड भी खत्म हो गया, नेगेटिव भी अगर राइस की प्राइस पाकिस्तान में गिर गई तो फिर भी इसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसे यहां लॉस होना शुरू हो जाएगा, इसका प्रॉफिट यहां फिक्स हो गया। बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं क्या करना, स्पेकुलेशन के अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट, यानी उसको रिस्क को हैजिंग करना। अब देखें यहां लफ्ज पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंटाइज इज एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मर्केंटाइल बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू future price fluctuation for the purpose of fulfilling the person other contract for actual delivery of the goods। अगर actual delivery वाला कॉन्ट्रैक्ट है और उसके लॉस को आप गार्ड करना चाह रहे हैं, तो कह रहा है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, ये तो आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के रिस्क को कम करने की बात कर रहे हैं। कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? जी, इस्लाम में ये भी गलत है। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस इस्लाम में अलाउ हो तो जाहिद कभी कभी टीचिंग ना करे। मुझे अल्लाह ने ये स्किल दी हुई है, ठीक है ना, ये स्किल मेरे पास बड़ी अच्छी स्किल है, लेकिन वो इस्लाम इसको, मैंने बड़े लिबरल मौलवियों से भी मिलने की कोशिश की कि कोई कह दे कि ये जायज़ है ठीक है ना लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं नहीं ये बिल्कुल कुल्लन हराम है, ठीक है ना। वरना वो जो शाहिद अनवर कहते हैं ना ट्रेडिंग सीखें और ये करें, वो बातें ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस से आप इतना गेन कमा सकते हैं, अगर आपकी स्किल सेट हो तो आप बहुत गेन कमा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजन इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए जाहिर है अगर आप हलाल कमाना चाहते हैं तो फिर तो ये सोर्स आपके पास नहीं है। फिर सबसे अच्छा सोर्स टीचिंग ही है कि बच्चों को किससे कहानियाँ सुनाएं, पैसे कमाएं और एंड में कहीं कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला।